हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसमें से हम पहला वाला अपना टॉपिक लेंगे दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। यानी कि जंतुओं में परिवहन। तो परिवहन को अगर हम देखें तो परिवहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरण होता है उसे हम परिवहन कहते हैं। तो जो परिवहन हम पढ़ेंगे एनिमल्स में पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जितने भी परिवहन होते हैं, जिन भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरण होता है, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरण होता है वस्तुओं का या किसी सब्सटेंस का, उसे हम कहते हैं परिवहन। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो होता है फूड का, फूड यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है और वो जो एब्जॉर्ब, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है तो फूड का फिर ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड जो आते हैं हार्मोन्स आते हैं। हमें पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो उन हार्मोन्स का जो स्थानांतरण होता है वो एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। तो इस फिर जो नेक्स्ट आता है वो है एंजाइम। एंजाइम्स भी सेम वैसे ही होते हैं, जो इनका सिक्रीशन यानी इनका जो स्राव होता है वो अलग जगह पे होता है और उस जगह से जो स्थानांतरण होता है वो पूरी बॉडी में होता है। जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम। हार्मोन्स का अगर हम एग्जांपल है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है और मस्तिष्क से जो जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। इसमें और आता है, इसमें जो नेक्स्ट आता है वो होता है वेस्ट मटेरियल। यानी वेस्ट मटेरियल तो कौन सा होता है? जब भी कोई जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो रिमूव करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो इट मीन्स इसका भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउटसाइड द बॉडी। हम जो हमारी बॉडी से इसका जो स्थानांतरण हो रहा है वो आउटसाइड हो रहा है। तो ये तो कुछ सब्सटेंस थे जिनका भी ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि इन जो फूड का जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसका मीडियम क्या है, यानी किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम देखेंगे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी परिवहन का माध्यम। तो जो एनिमल्स होते हैं परिवहन के, जैसे कि हम ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उनमें जो परिवहन के माध्यम होते हैं उनमें जो सबसे पहला होता है वो होता है ब्लड। सबसे पहला होता है ब्लड। ब्लड को हम कहते हैं रक्त। जो दूसरा होता है वो होती हैं ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है हार्ट। यानी ये जो तीन जो हमारे पास माध्यम है, ये परिवहन का माध्यम है। सबसे पहला है ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल्स एंड थर्ड है हार्ट। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है। फ्लूइड यानी एक तरल पदार्थ है। ब्लड क्या है? तरल पदार्थ है।
तो ब्लड जो किस किस से मिलके बना होता है? ब्लड तरल पदार्थ होता है और ब्लड जो होता है दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है सेल्स होती हैं। प्लाज्मा और दूसरी होती हैं सेल्स। तो प्लाज्मा भी क्या है? प्लाज्मा भी एक फ्लूइड है और जो 55% बनाता है ब्लड का। 55% ब्लड का बनाता है प्लाज्मा और 45% जो बनाती हैं वो सेल्स होती हैं। जो प्लाज्मा होता है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है वाटर होता है इसमें, और दूसरा जो होता है इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। और अगर सेल्स की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले होता है लाल रक्त कणिकाएं, यानी आरबीसी हम इन्हें कहते हैं, आरबीसी। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो हमने देखा जो ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है सेल्स। प्लाज्मा कितना 55% बनाता है ब्लड का और सेल्स बनाती हैं 45%। तो प्लाज्मा के भी फिर 2 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। पहला आता है वाटर, सेकंड आता है प्रोटीन। तो वाटर जो कितना बनाता है 92 to 95% बनाता है, कितना प्लाज्मा का बनाता है, और रेस्ट जो पार्ट है वो प्रोटीन होती हैं। तो प्लाज्मा में जो 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं उन्हें हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो हम प्रोटीन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ब्लड सेल्स के बारे में हम और देखेंगे कि ब्लड सेल्स हमारे पास 3 प्रकार की आई थी। तो इन ब्लड सेल्स का हम फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले आई थी आरबीसी, दूसरी आई थी डब्ल्यूबीसी और तीसरे आए थे ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हमने कहा था लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को हमने कहा था श्वेत रक्त कणिकाएं। और ब्लड प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो लाल रक्त कणिकाओं का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना, यानी ऑक्सीजन और CO2। हम देखते हैं कि हम इनहेल जब करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है परिवहन करता है, यानी ये गैसेस के परिवहन में इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हम उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जो प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो ब्लड का थक्का जमाता है, यानी खून जमाता है। जैसे कि जब कभी हमारा हाथ कट जाता है तो वहाँ पे हमारी जो कंटिन्यूअस हमारा ब्लड निकलता नहीं है, वहाँ पे एक क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है, और जिससे कि जो खून का जो स्राव है वो रुक जाता है। तो ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट था, हमारे पास जो सेकेंड जो ऑर्गन था जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वो है ब्लड वेसल्स, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो है वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारे पास कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टरी। सबसे पहले हमारे पास आती है आर्टरी आती है। सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है वेन, और तीसरी जो हमारे पास आती है कैपिलरी आती है, कैपिलरीज। अब आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज में जो होती हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाती हैं कहाँ? हमारे हार्ट से, यानी हमारे हृदय से जो पूरे शरीर में जो ब्लड जाता है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। ओके। और जो वेन जो का जो फंक्शन होता है वो हमारे हार्ट, हमारे पूरे जो बॉडी से जो CO2 को हार्ट तक लेके जाती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज। जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज ये तो थी वेसल्स थी, जो वेसल्स की छोटी छोटी, जैसे कि हमने कहा कि ये है आर्टरी। आर्टरी से छोटी छोटी जो ये कैपिलरीज निकलती हैं हम इन्हें वेन कहते हैं। यानी जब किसी ऑर्गन से, जब वेसल से जब किसी टिश्यू में ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है तो वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। यानी जो ये थी, हमने कहा ये है वेन, ये है आर्टरी, हमने कहा ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजन को कैरी कर रही है। अब ऑक्सीजन को यहाँ पे कोई ऑर्गन, कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो यहाँ पे जो सेल को प्रोवाइड करेगी, ये जो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ये कैपिलरी हैं, ये पार्ट कैपिलरी है, ये पार्ट आर्टरी है। अब ये जो आर्टरी लेके जा रही है ये यहाँ सेल्स में ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सेल्स को देती हैं, तो ये कैपिलरीज होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। तो ये हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो हार्ट आता है। तो इससे पहले हम हार्ट का एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, और हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब कि ये मसल से बना हुआ होता है, और मसल से अब हम देखेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं हम इसकी सबसे पहले लेबलिंग करेंगे, यानी इनके नाम लिखेंगे कि ये कौन कौन से ऑर्गन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है ये है एट्रिया, और ये जो है ये है वेंट्रिकल, ये हो गया। ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये एक का नाम है एट्रिया नहीं है, ये दोनों का नाम ही है, इस वाले का नाम भी और इस वाले का नाम भी। और ये जो वेंट्रिकल है ये वेंट्रिकल दोनों ही हैं, ये वाला भी वेंट्रिकल है और ये वाला भी वेंट्रिकल है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती हैं ये आता है फिर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन है? ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो हमारे पास है ये है पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे जो होते हैं ये वॉल्व होते हैं, और ये कौन से वॉल्व होते हैं? ये होते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है, और ये है बाइकॉस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये दो हैं तो इन्हें हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व। ये हो गया बाइकॉस्पिड वॉल्व। तो ये हो गया हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि ये जो हार्ट है ये कैसे वर्क करता है। हमने अभी कहा था कि जो हार्ट में जो भी फंक्शनिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? संकुचन। संकुचन यानी सिकुड़ना, यानी हार्ट जब सिकुड़ेगा। और दूसरा आता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्स हो जाना, यानी पहले सिकुड़ा और सिकुड़ने के बाद जब रिलैक्स होता है तो पुनः अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है। तो जब हार्ट में कोई भी जो फंक्शनिंग होती है वो इसी बेस पे होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो हार्ट का फंक्शन क्या होता है?
हमने अभी पढ़ा था जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, पर यहाँ पे जो आर्टरी है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ये एकमात्र ऐसी आर्टरीज होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, यानी जिस ब्लड में CO2 होता है ये उस ब्लड को लेके आती है। तो ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सेम वैसे ही ये जो पल्मोनरी वेन है, ये एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आती है। तो अब हम हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे कि हार्ट में क्या हो रहा है। जब हमारी जो पूरी बॉडी से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से एंटर करेगा और कहाँ पे करेगा, एट्रिया में करेगा। ये हमारे दो लेफ्ट और राइट एट्रिया होते हैं, नीचे वाले लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन आएगा वो किस में आएगा, ये हमारे आएगा राइट, ये है राइट, ये राइट एट्रिया में आएगा। राइट एट्रिया में जब यहाँ से ब्लड आया, ये पूरा ब्लड यहाँ पे आया और यहाँ पे भर गया। तो जब ब्लड को नीचे जाना है, अब ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में जाएगा। तो जब ब्लड को वेंट्रिकल में वेंट्रिकल में जाना है, तो जब ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, यानी उसको संकुचित होना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि जब यहाँ पे संकुचन हुआ तो ये जो ब्लड है, ये जो वॉल्व होती हैं ये खुल जाएंगी। तो इन वॉल्व का जो काम, ये जो वॉल्व होती हैं ये क्या होती हैं, गेट होती हैं बेसिकली, यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो गेट है वो उसे हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, इधर वाले को हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व। और एक और वॉल्व आपको दिखाई दे रही होगी, ये दो वॉल्व, इसे हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व, इसे हम कहेंगे सेमील्यूनर वॉल्व। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉल्व कितना हो गया, 3 हो गया। एक तो हमारे पास ट्राइकॉस्पिड वॉल्व आई, दूसरी हमारे पास बाइकॉस्पिड वॉल्व आई, तीसरी हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्व आई। तो जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व थी वो किसके दरवाजे हैं, वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के दरवाजे हैं दोनों साइड में। अब इसका नाम ट्राइकॉस्पिड वॉल्व क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर हैं। तो जब भी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो ब्लड आया वो वेंट्रिकल में भर गया, यानी यहाँ पे भर गया। अब जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वेंट्रिकल रिलैक्स था। तो जैसे ही ये भरा और ये एट्रिया खाली हो गया तो एट्रिया फिर रिलैक्स हो गया, यानी अपनी फॉर्म में फिर से आ गया। और जैसे ही यहाँ पे ब्लड भरा तो अब क्या हुआ, अब जो वेंट्रिकल को जो ब्लड भेजना है वो लंग्स में भेजना है। लंग्स में क्यों भेजना है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे CO2 है, ये भी CO2 है। अब CO2 को रिमूव करके ऑक्सीजन लेके आनी है, तो ये कहाँ पे पुश करेगा ब्लड को, ये लंग्स में पुश करेगा। अब अगर हम लंग्स का डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा होता है लंग्स का डायग्राम। ये हमारे ऐसे कुछ लंग्स होते हैं, लंग्स से यहाँ पे फिर ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हम देखते हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में इसे हम कहते हैं एल्विलाई। एल्विलाई, तो एल्विलाई में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही ब्लड आया, ब्लड ने CO2 एल्विलाई को दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया, यानी इसने ऑक्सीजन लिया और CO2 को दे दिया, यहाँ पे CO2 को अंदर डाल दिया। तो सेम यहाँ पे ये जो है, यहाँ से जो जाता है यहाँ पे, ये हमारे लंग्स में ब्लड पंप हो जाता है। कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो वॉल्व होती हैं ये बंद हो जाती हैं फिर से, और जैसे ही ये बंद हो जाती हैं तो एक साउंड आता है, दैट इज लब। जो हमारे हार्ट का जो फर्स्ट साउंड होता है वो तभी आता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो ये बंद क्यों होता है, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो फिर से एट्रिया में ना चला जाए। तो वॉल्व जो बंद होने पे जो साउंड आता है वो क्या आता है, लब। इसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ट का फर्स्ट साउंड कहते हैं। अब जो ये ब्लड को कहाँ पंप करेगा, ये ब्लड को करेगा कहाँ, लंग्स में करेगा। तो ये वॉल्व खुल जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही ब्लड यहाँ पे सीधे लंग्स में चला जाता है, लंग्स में निकल जाता है, तो ये अभी सिकुड़ रहा है, जो वेंट्रिकल है वो अभी सिकुड़ रहा है, इसलिए ब्लड को पंप कर रहा है, यानी पुश कर रहा है। जब ब्लड चला गया तो जो वेंट्रिकल है वो फिर से रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही रिलैक्स होगा तो ये जो वॉल्व होती हैं सेमील्यूनर वॉल्व, ये बंद हो जाती हैं। क्यों,
ताकि जो लंग्स में जो भेजा गया ब्लड है वो यहाँ वापस ना आए। तो जैसे ही ये जो वॉल्व होती है बंद होती हैं तो यहाँ से जो सेकंड साउंड आता है दैट इज डब, यानी जो हमारे हार्ट की जो धड़कन होती है, जैसे कि हम धक धक 2 बार सुनते हैं, जो पहला धक होता है वो यहाँ से आता है, जो सेकंड होता है वो यहाँ से आता है। तो पहला साउंड क्या है, लब है, और सेकंड साउंड जो है वो डब है। अब यहाँ से लंग्स में, लंग्स से फिर ये जो ब्लड है वो यहाँ से वापस आ रहा है। कहाँ पे आएगा ये वापस, सॉरी नहीं, यहाँ से भी ब्लड जाएगा, ये यहाँ से वापस आएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रिया में हमारा ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा ये, पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आएगा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, ये है लेफ्ट ऑरिकल है हमारा ये, और ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। अब जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया तो ये ब्लड अब कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी अब यहाँ से ये बाइकॉस्पिड वॉल्व खुले और यहाँ पे ब्लड आ गया, ये ब्लड है। अब इस वाले ब्लड में क्या है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है और ये भी ऑक्सीजनेटेड है। अब ये जो ब्लड कहाँ से, अभी हमने देखा था जो पल्मोनरी वेन क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा था, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड लेके आती हैं और वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके आती हैं। तो यहाँ पे जो अब ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये क्या होगा, ये इससे हम कहते हैं एरोटा। अब ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पंप हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये तो हमने पढ़ा ब्लड के, ये तो पढ़ा हमने हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, इसके बाद जो हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं दैट इज हार्ट बीट और पल्स रेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट बीट की। एक हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, एक लब और एक डब साउंड, लब प्लस जो डब साउंड बनाता है वो एक हार्ट बीट के बराबर होता है। तो अगर हम हार्ट बीट को देखें तो हमने कहा था जो हार्ट बीट हमारी होती है वो 70 to 80 पर मिनट होती है, यानी 70 to 80 पर मिनट होती है। यानी कि जो हमारा जो ब्लड पुश करता है वो इतनी बार 1 मिनट में हमारा हार्ट ब्लड को पुश करता है। अब ये जो हमने बताया कि 70 to 80 बार जो हार्ट बीट होती है वो इतनी होती है। तो हार्ट बीट डिफरेंट हो सकती है, यानी जो ब्लड पंप हो रहा है हमारे बॉडी में वो ब्लड पंप डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एथलीट्स है जिसे कि या फिर कोई रनिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसका जो हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास आता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये वो वाला वॉल्यूम है जो कि बॉडी में जो हार्ट बॉडी में पंप करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिफरेंट हो सकता है और उसकी जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये तो था हार्ट बीट के बारे में। इसके बाद हम जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन स्पॉन्ज एंड हाइड्रा। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हार्ट बीट को जो डॉक्टर सुनते हैं वो किससे सुनते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं उसे। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हमारी हार्ट बीट होती है वो डॉक्टर सुनते हैं। तो इससे आगे का पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने पढ़ा था जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और सर्कुलेटरी सिस्टम किसे हमने बताया था, हमने बताया था कि जो भी परिवहन में हेल्पफुल होते हैं, जो भी सिस्टम परिवहन करता है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इससे आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन स्पॉन्ज एंड हाइड्रा।
आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और काम करते हैं, हम एक बारी जो हमारा हार्ट है हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम हार्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो हार्ट के पार्ट, सबसे पहले हमने हार्ट के पार्ट देखे थे। हमने कहा था जो हमारे पास 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल आते हैं। जो 2 एट्रिया होते हैं उन्हें हम राइट एट्रिया और इन्हें हमने कहा था राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया कहा था। और जो नीचे वाले जो 2 स्ट्रक्चर कहे गए थे हमने कहा था कि ये राइट वेंट्रिकल, ये हमने कहा था राइट वेंट्रिकल, और ये कहा था हमने लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें जो हमने कहा था कि जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे किस में आएगा, राइट एट्रिया में आएगा। और जब राइट एट्रिया में ब्लड फिल हो जाता है तो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो राइट एट्रिया से कहाँ पे होगा, राइट वेंट्रिकल में होगा। और राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू होगा, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू होगा। तो हमारे पास जो वॉल्व हमने नंबर ऑफ वॉल्व हमने पढ़े थे, हमने 3 वॉल्व पढ़े थे। हमने कहा था पहला जो वॉल्व है वो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है, दूसरा जो हमने पढ़ा था वो बाइकस्पिड वॉल्व है, और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो सेमिल्यूनर वॉल्व है। तो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व की जो हमने पोजीशन बताई थी वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बताई थी। तो जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होता है वो राइट साइड प्रेजेंट होगा, और बाइकॉस्पिड वॉल्व होगा वो होगा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। और जो सेमिल्यूनर वॉल्व होती हैं वो वेंट्रिकल और लंग्स के बीच के पार्ट को डिवाइड करती हैं। तो हमने कहा था जब भी ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा। तो तब ट्राइकॉस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं। और जब ब्लड जाता है वेंट्रिकल में जाता है तो ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है तो एट्रिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी संकुचित रहता है। और जब ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में फिल हो जाता है तो एट्रियल रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने का भी एक टाइम पीरियड होता है, यानी फिक्स्ड होता है कि कितने टाइम के लिए जो एट्रिया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और कितने टाइम बाद जो वेंट्रिकल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया, जो ब्लड गया वो गया फिर लंग्स में गया, किसके थ्रू गया, सेमिल्यूनर वॉल्व्स के थ्रू गया। तो हमने ये भी पढ़ा था इसके बीच में कि जो लव साउंड आता है वो आया यहाँ पे यानी ट्राइकॉस्पिड वॉल्व पे, जो डब साउंड आया वो आया सेमिल्यूनर वॉल्व पे, और इससे हमारे लंग्स में ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो जब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन से आया। पल्मोनरी वेन से जब इसमें आया लेफ्ट ऑरिकल में आया तो लेफ्ट ऑरिकल में पहले फील हुआ। जब तक लेफ्ट ऑरिकल फील होता है तब तक यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। जब ऑरिकल भर जाएगा और जब ब्लड को यहाँ से यहाँ फ्लो होना होगा तब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पे फिर एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और वेंट्रिकल की फीलिंग हो जाती है। जब वेंट्रिकल की फीलिंग हो गई तो क्या हुआ कि फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया और ये जो बाइकॉस्पिड वॉल्व होती हैं ये बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये अलग अलग नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले लेफ्ट वाले पोर्शन में हो रहा है फिर राइट वाले पोर्शन में हो रहा है, यानी कि इसकी फीलिंग और इसकी फीलिंग साथ होगी। और डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर इसकी फीलिंग और इसकी फीलिंग साथ होगी। यहाँ पे भी यही होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब जो राइट वेंट्रिकल होगा वो कहाँ पंप करेगा, वो करेगा लंग्स में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो कहाँ पुश करेगा, यानी एयोटा कहाँ पुश करेगा, ये करेगा बॉडी में। वो कहाँ पुश करेगा, वो करेगा बॉडी में पुश करेगा। तो यहाँ से हमारा जो ब्लड हो गया ट्रांसफर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो हमारे हार्ट का वेंट्रिकल होते हैं, हार्ट में कितने, हमने कहा था 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। अब जो वेंट्रिकल में एक तो ब्लड जो आता है एक तो एट्रिया के थ्रू आता है, पर जो वैसे जो एट्रिया में ब्लड रहता है वो 60 ml ब्लड इसमें हमेशा रहता है।
और जो एट्रिया के थ्रू आता है वो 70 ml ब्लड आता है, यानी और ये 60 ml ब्लड हमेशा ही इसमें रहेगा, यानी कि जो पुश होगा वो कौन होगा, 70 ml ब्लड होगा, 70 ml ब्लड शुरू होता है। तो हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, एक आता है हमारे पास SA नोड, SA नोड के थ्रू जो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और SA नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द टॉप ऑफ एट्रिया के टॉप में होता है, एट्रिया के टॉप में होता है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है सबसे पहले एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये एट्रिया ये ऐसे नोड क्या करता है, सिग्नल देता है एट्रिया को, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो सिग्नल उसके बाद आता है वेंट्रिकल में सिग्नल आता है। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो सिग्नल जनरेट होते हैं, जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो 4 टाइम्स होते हैं। 4 टाइम्स कैसे, पहले तो एट्रिया है, पहले इम्पल्स यहाँ आया, ये आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से ये गया राइट वेंट्रिकल में, यानी एक बार जो सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे हुआ, सेकंड बार यहाँ से हुआ, फिर जो राइट वेंट्रिकल से ये गया फिर लंग्स में, और लंग्स से कहाँ आया, ये लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में फिर से इम्पल्स जनरेट हुआ, लेफ्ट एट्रिया से फिर ये कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ये जो सिग्नल का जो जनरेट हो रहा है वो 4 टाइम जनरेट हो रही है, और 4 टाइम इस जो ये जो इम्पल्स जनरेट होता है इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो पहले हमारे पास टर्म आया डीपोलराइजेशन, और सेकंड जो टर्म आया रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और रीपोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कह रहे हैं। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो 2 बार हो रहा है ना, और वो जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो भी 2 बार हो रहा है। अब ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे कि सेल है, ये कोई सेल है, तो ये हार्ट की सेल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ पे पोटेशियम की एंट्री हो रही है, एंट्री ऑफ पोटेशियम को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो क्या हुआ, सेल से कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो गया, हमने कहा था ना सिकुड़ना। और फिर क्या होता है, इसी में क्या होता है, फिर यहाँ से सोडियम नहीं होता, यहाँ से पोटेशियम बाहर निकल जाता है, और इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और फिर सेल में क्या हो गया, सेल फिर से रिलैक्स हो गया। तो इसे हमने समझा, यानी डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ही रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम इसके आगे हम पढ़ेंगे स्पॉन्ज और हाइड्रा में कैसे सर्कुलेशन होता है, और ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, और अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।